हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की बायो का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड को कवर करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यूनिट 1 है वो कंप्राइज कर रही है 4 चैप्टर्स। तो जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड, जो आज हम कवर करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हम कवर करेंगे, और भी जो भी यूनिट्स हैं वो फर्दर हम देखेंगे उनको कैसे कवर करना है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड वो हम कवर करते हैं। तो लाइन टू लाइन मैं आपको एनसीईआरटी कवर कराऊंगी, आपको बस ध्यान से सुनना है, और उसके बाद जब मैं आपको पढ़ा दूंगी तो आपने क्या करना है, खुद जाके अपनी बुक को उठा के खुद उसको रीड करना है लाइन टू लाइन, और उसके बहुत शॉर्ट नोट्स आपने तैयार करने हैं। ठीक है, तो अभी इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं द लिविंग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो है ये छोटा सा पैराग्राफ दे रखे हैं। इसमें क्या क्या बोला गया है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब देखो, आप पढ़ते हो बायोलॉजी, क्या है ये, व्हाट इज दिस। बायो का मतलब है लिविंग एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। तो जब हम लिविंग फॉर्म्स की या लिविंग थिंग्स की जब हम स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजी के अंदर हम कंसीडर करते हैं। तो बायोलॉजी क्या है, एक साइंस है ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस की, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो वर्ल्ड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये तो है नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन रह रहा है, या से कोई इंसेक्ट वगैरह, एनिमल्स, कुछ फिशेज़, कोई भी और चीज़ सर्वाइव नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है। कहीं पे भी आप चले जाओ, आप माउंटेन्स पे चले जाओ, आप डेजर्टेड एरिया में चले जाओ, किसी भी एरिया में आप देखोगे तो आपको अलग अलग डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी, लाइफ फॉर्म्स की अलग अलग डाइवर्सिटीज़ आप देखोगे। तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो कंप्राइज करता है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ अर्ली मैंस थे, उन्होंने क्लासीफाई किया था, जो कुछ अर्ली मैंस थे ना, उन्होंने क्लासीफाई किया था इनएनिमेट मैटर्स और एनिमेट मैटर। इनएनिमेट का मतलब होता है जो लिविंग होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, जो नॉन लिविंग है, अर्ली मैंस ने क्लासीफाई किया था नॉन लिविंग मैटर को एंड लिविंग मैटर को। इन्होंने बताया कि भाई नॉन लिविंग मैटर्स है, जैसे कि विंड, सी, फायर, ये सारे नॉन लिविंग है। ठीक है, तो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे किस में कंसीडर करा इन्होंने, एनिमेट मैटर में। ठीक है, तो इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे दी थी। इतना समझे कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और जो अर्ली मैंस हुआ करते थे उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन दी थी इनएनिमेट मैटर पे और एनिमेट, मतलब नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म्स बताई थी कि कौन सी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सिमिलैरिटीज़ को शेयर करते हैं, सिमिलैरिटीज़ को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली शेयर करते हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अब देखिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे ये ले लेते हैं हम मेल, ये ले लेते हैं हम फीमेल। आपको ये तो पता ही होगा, अगर हम दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब ये क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, अब दोनों के यहाँ पे इनका हुआ बेबी, या तो वो सन हो सकता है या फिर वो इनकी डॉटर हो सकती है। अब ध्यान से सुनना है बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए, कुछ जेनेटिक मटेरियल फादर का इसके सन में भी गया होगा, फीमेल मदर का सन में भी गया होगा, सेम वाइस वर्सा डॉटर के साथ भी यही रहेगा। तो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स है वो फादर की या मदर की, इनके सन या डॉटर से जो सिमिलर है। ठीक है, इसके जीन्स इसमें जा गए होंगे तो सिमिलैरिटी शो हो रही है। तो इस सिमिलैरिटी को हम कहते हैं वर्टिकल सिमिलैरिटी। अगर वो सिमिलैरिटी हमें एक जनरेशन जो है वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ अगर सिमिलैरिटी शो करती है तो वो कौन सी सिमिलैरिटी कहलाती है, वर्टिकल सिमिलैरिटी कहलाती है। ठीक है, ये याद रखना है। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी क्या है, अब ये क्या है, दोनों आपस में क्या होएगी, ये ब्रदर एंड सिस्टर। तो अगर विद इन जनरेशन ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो हमारी जो बायोलॉजी होती है उसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स।
हमारा जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, ये नहीं है कि सिंगल स्पीसीज़ है, बहुत सारी स्पीसीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड जो अर्ली मैंस थे उन्होंने लिविंग मैटर नॉन लिविंग मैटर को क्लासीफाई करके बताया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सिमिलैरिटीज़ वर्टिकल मैनर में और हॉरिजॉन्टल मैनर में शेयर करते हैं। अब वर्टिकल मैनर का मतलब है कि वन जनरेशन टू अदर अगर वो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं तो वर्टिकल सिमिलैरिटी, अगर वो डिफरेंट जनरेशन विद इन जनरेशन अगर वो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे है अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो अर्नेस्ट मेयर का जो बर्थ हुआ था वो 1904 में हुआ था और ये 100 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई थी 2004 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए जो अर्नेस्ट मेयर है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैं आपको बता रही हूँ। तो अर्नेस्ट मेयर जो है इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। वाई हम इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों बोलते हैं? अब जो डार्विन थे उन्होंने भी एवोल्यूशन पे काम किया था और अर्नेस्ट मेयर ने भी एवोल्यूशन के ऊपर काम किया था, तो इसीलिए हम अर्नेस्ट मेयर को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। और अर्नेस्ट मेयर का जो अर्नेस्ट मेयर है इनका नाम 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम के अंदर काउंट होता है, ठीक है। और अर्नेस्ट मेयर ने एक डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के कंसेप्ट की। एक डेफिनेशन इन्होंने दी थी कि स्पीसीज़ जो है, स्पीसीज़ का मतलब क्या है, स्पीसीज़ की एक प्रॉपर डेफिनेशन अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। और जो अर्नेस्ट मेयर थे उनको अवॉर्डेड किया गया था विद 3 प्राइजेस, ट्रिपल, जिसको हम ट्रिपल क्राउन भी कहते हैं। इनको 3 प्राइजेस मिले थे। बाल्जन प्राइज़ मिला था, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी मिला था एंड क्रेफोर्ड प्राइज़ मिला था। और इनकी ये डाई हो गए थे एट द एज ऑफ 100 इन 2004 और 1904 में इनका जन्म हुआ था। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कि अभी एक बार और मैं आपको रिकैप करा देती हूँ कि इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। 100 डेट साइंटिस्ट में इनका नाम आता है। और डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की इन्होंने डेफिनेशन दी है। मेयर को 3 अवार्ड मिले थे जिसको हम ट्रिपल क्राउन कहते हैं, बाल्जन प्राइज़, क्रेफोर्ड प्राइज़ एंड इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज़ दिस कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़? इन्होंने क्या बताया था कि स्पीसीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ स्पीसीज़, इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था वो हम देखते हैं। इन्होंने बताया था कि जो स्पीसीज़ होती है, अगर सेम स्पीसीज़, कोई भी सेम स्पीसीज़, एक स्पीसीज़ जो है वो अपनी जैसी सेम स्पीसीज़ के साथ अगर मेट करती है और ब्रीड कर पाए, ठीक है, ब्रीड कर पाए और ब्रीड करने के बाद उनका जो बेबी हो वो फर्टाइल नेचर का अगर हो, तो उस कंसेप्ट को हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों ने ब्रीड किया, सेम ही स्पीसीज़ है, ह्यूमन, ठीक है, ये भी ह्यूमन, ये भी ह्यूमन है, दोनों ह्यूमन की स्पीसीज़ है और दोनों सेम स्पीसीज़ होने के बावजूद ब्रीड कर पा रही है और उसके बाद जब इनका बेबी आएगा वो फर्टाइल आ रहा है, तो ये है कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज़। इसके साथ एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, डोंकी है, जिसको हम जैक भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे जैसे ये है डोंकी, इसको हम जैक भी बोलते हैं। और ये ले लेते हैं हम हॉर्स, जिसे हम मेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये डोंकी है, ये हॉर्स है। जब ये मेट कर रही है, दोनों की स्पीसीज़ अलग है, ये स्पीसीज़ अलग है, ये स्पीसीज़, अभी इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था, दोनों की स्पीसीज़ सेम होनी चाहिए और फिर ये फर्टाइल, ये इनका जो है ऑफस्प्रिंग आएगा। बट अगर स्पीसीज़ डिफरेंट कर दी है और ब्रीड ये कर रही है, तो क्या होएगा, जो इनका ऑफस्प्रिंग आएगा वो स्टेराइल नेचर का आएगा। मतलब स्टेराइल नेचर का मतलब क्या है, जो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो इनका जो स्टेराइल बेबी होएगा, जिसे हम कहते हैं म्यूल, तो वो यहाँ पे इस नेचर का आएगा अगर हमने दोनों स्पीसीज़ को अलग ले लिया है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का जो कंसेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, तो वो ये समझाना चाह रहे थे यहाँ पे कि अगर हमें मेटिंग करानी है तो दोनों स्पीसीज़ सेम होनी चाहिए और जब दोनों स्पीसीज़ ब्रीड करेगी तो उनका फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आएगा। बट अगर दोनों स्पीसीज़ डिफरेंट स्पीसीज़ हो, मतलब ये अलग स्पीसीज़ है, ये अलग स्पीसीज़ है, दोनों मेट कर रही है, तो कभी भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा, हमेशा स्टेराइल जो है ऑफस्प्रिंग आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ से अभी स्टार्ट होता है आपका चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड होता है, ठीक है, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो स्पीसीज़ होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में रहती है। मतलब कहीं एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रहती है, जैसे बहुत ज़्यादा सॉलिटी पानी है तो हम सोचते हैं कि उसमें बहुत ही कम स्पीसीज़ या तो रहती ही नहीं होगी, बट कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती है जो उस सॉल्टी वाटर में रहने के लिए बनी होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स के अंदर भी स्पीसीज़ सर्वाइव करती है और हमें कुछ स्पीसीज़ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमें देखने को मिलती है कोल्ड माउंटेन्स पे, डिसीडियस फॉरेस्ट पे, ओशियंस, फ्रेश वाटर, अलग अलग जगहों पे हमें जो है हैबिटेट देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है।
एंड अब नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन एक बोली हुई है, द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब है, मान लो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को मार के खा रही है, तो ये क्या क्या शो कर रहा है, कन्फ्लिक्ट शो कर रहा है। अगर मान लीजिए कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब है एक स्पीसीज दूसरे को हेल्प कर रही है। एक एग्जाम्पल हम नॉर्मली ले लेते हैं कि अगर मान लो आपके घर पे दूध खत्म हो गया और आप किसी नेबर को जाके बोलते हैं कि मुझे दूध चाहिए, मेरे घर पे खत्म हो गया, तो वो आपको दे देगा, तो मतलब आपको हेल्प कर रहा है, तो एक टाइप से कॉपरेशन शो हो रही है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होता है कुछ मतलब जो हमारी इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट या कॉपरेशन देखने को मिलता है अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशंस एंड द कम्युनिटी। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पॉपुलेशन मतलब जो सेम स्पीसीज और जो इंटरब्रीड कर सकते हैं वो एक पॉपुलेशन को बनाती है। और कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी किसको कहेंगे, जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज रहती है, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज का जो कंप्राइज करती है वो कम्युनिटी है, और जो सेम स्पीसीज को कंप्राइज करती है वो पॉपुलेशन होती है। तो ये वही बोल रहा है कि जो हमारी स्पीसीज़ होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स जो है वो उसमें रहते हैं। एंड एक स्पीसीज़ जब दूसरी स्पीसीज़ को मार के खा रही है, तो ये क्या है, कन्फ्लिक्ट है। और वहीं पे कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता है हमें मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन में और अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी में। ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट इसको स्टार्ट करने से पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। एक होता है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ये डिफाइनिंग फीचर, तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है जो फीचर 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, जो फीचर 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है वो डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। और 0% नॉन लिविंग के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। तो मतलब ये फीचर 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। और 100% ये फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा, डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। अगर कहीं पे ये टर्म आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि डिफाइनिंग फीचर से क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब हम डिफाइन करने लगते हैं लिविंग को, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन अ लिविंग, तो हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, अगर कोई भी चीज़ मुझे बतानी है कि भाई ये चीज़ है, ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी कि भाई ये चीज़ की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे ही अगर मैं किसी लिविंग बीइंग को डिफाइन करूँगी तो मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है बताऊँगी। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो एक लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो ग्रोथ शो करता है, वो रिप्रोडक्शन शो करता है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्ड करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ये जो फीचर्स अगर वो शो कर रहा है तो वो एक लिविंग जो है डिफाइन, हम उसको कैसे एज अ लिविंग बीइंग डिफाइन करेंगे अगर वो ये फीचर्स को शो करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ लिविंग, तो लिविंग क्या है, व्हाट इज़ लिविंग, यही बताया है कि जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अगर ये चीज़ें शो कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा। नाउ अब देखिए आगे ये बोल रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं। इन्होंने बोला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रो। अगर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं तो ये तो एक डिफाइनिंग फीचर हुआ है ना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, तो ये डिफाइनिंग फीचर हुआ है। चलो अभी देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ की डेफिनेशन बताई है कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ की दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि जो ग्रोथ होती है उसकी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि अगर मास के अंदर इंक्रीज आ रहा है, मास के अंदर इंक्रीज आ रहा है प्लस नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज आ रहा है, तो ये दो चीज़ें अगर हो रही है तो हम उसको डिफाइन करेंगे ग्रोथ, की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अगर ये ग्रो मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे ग्रो करते हैं, अगर एक ऑर्गेनिज्म, ये मान लो ये क्या है, जाइगोट है, ये आगे डिवाइड करेगा, 2 सेल्स बनाएगा, 4 बनाएगा, 8 बनाएगा, ऐसे ऐसे सेल की डिवीज़न होएगी तो वो एक इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। एक जाइगोट जो है वो ऐसे ऐसे ग्रो करके, उसकी सेल डिवीज़न ग्रो करके वो एक इंडिविजुअल बनेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ग्रो ही तो कर रहा है। एक जाइगोट जब उसके अंदर सेल डिवीज़न हो रही है तो उसके सेल डिवीज़न के थ्रू क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीज़न। अब ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्लांट्स होते हैं वो शो करते हैं ग्रोथ कंटिन्यूसली, मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन प्लांट्स अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। और एनिमल्स हो गए, ये अपनी ग्रोथ को लिमिटेड, ओनली अप टू अ सर्टेन एज ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। अब देखो एनिमल्स में क्या होएगा, कुछ सेल्स डैमेज होएंगे फिर वो ग्रो करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर रही है, ठीक है, वो रिपेयर हो रहा है, बट एनिमल्स में अनलिमिटेड ग्रोथ शो होती है और प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ शो होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कितने भी सेल्स का ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होएगी
और ग्रोथ कैसे होएगी, बाई सेल डिवीज़न होएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन आप देख सकते हो कि वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन विट्रो? यहाँ पे ये इन विट्रो से क्या बता रहे हैं, इन विट्रो, ये दो वर्ड्स ध्यान से समझ में कि ये इन विट्रो और एक होता है ये इन वीवो, ये आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। तो इन विट्रो का मतलब क्या है और इन वीवो का मतलब क्या है? मान लीजिए ये क्या है, ये है ओवम और ये है स्पर्म। तो अगर मैंने स्पर्म को, ये किसी मेल का स्पर्म है और स्पर्म को मैंने इंसर्ट कर दिया है फीमेल की बॉडी में, मेल के स्पर्म को अगर मैं फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर रही हूँ तो वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। बट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब ये है मेल का स्पर्म और ये है ओवम, तो अगर मैंने इन दोनों को फर्टिलाइज में बाहर ही करा रही हूँ, इनको मैंने क्या किया था, इंसर्ट करा था, इसमें इंसर्ट किया था बॉडी के अंदर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम फर्टिलाइज करा के फिर बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये है इन विट्रो और ये है इन वीवो, ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर पे सिंपली काउंटिंग। क्या करो कि एक कल्चर मीडियम ले लो, उसको थोड़े टाइम के लिए रखो और वहाँ पे आपको सेल डिवीजन होती नजर आएगी, तो इससे पता लगेगा कि ग्रोथ हो रही है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि अगर सेल डिवीजन हो रही है तो इसका मतलब है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि जो सेल्स है वो अगर सेल डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, ज़्यादातर जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पता होनी चाहिए कि जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, यहाँ पे जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि ग्रोथ अलग से हो रही है, रिप्रोडक्शन अलग से हो रही है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो किसी को चोट लगी है, किसी पर्सन को चोट लगी है और उसको इंजरी हुई है, तो वहाँ पे सेल डिवीज़न लग रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इंजर्ड पार्ट को रिमूव करके तो नए सेल्स वहाँ पे आ जाए। तो क्या यहाँ पे सेल जैसे ही लॉस्ट हुए हैं और फिर नई सेल डिवीज़न हुई है, क्या साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो रही है ह्यूमन बीइंग में? नहीं, ये तो नहीं है कि अगर सेल डिवीज़न हो रही है और साथ में रिप्रोडक्शन भी वो कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। तो सेल डिवीज़न अलग से होती है और रिप्रोडक्शन अलग से होती है इन हायर एनिमल्स और प्लांट्स में। ये याद रखना है कि इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होती है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, कि सेल डिवीज़न अलग से होती है और रिप्रोडक्शन अलग से होती है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं आर ऑल्सो ग्रो, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, अभी मैंने क्या बोला था कि जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ 100% क्या है, लिविंग में हो रही है, बट ये तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नॉन लिविंग में भी होती है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? उनके इंक्रीज इन बॉडी मास के थ्रू वो ग्रो करते हैं। जैसे कि जो माउंटेन्स है, आपको पता होगा कि जो माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता रहता है, मतलब उनका मास इंक्रीज़ करता रहता है, तो वो उस वे में अपनी ग्रोथ को शो कर रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 0% नॉन लिविंग ग्रोथ शो करते हैं, तो 0% नहीं है। कुछ नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कर ही रहे हैं ग्रोथ शो, बट कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो होते हैं वो भी ग्रोथ को शो करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा ये ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो यही बोला हुआ है यहाँ पे कि ग्रोथ जो है, सॉरी, इसीलिए यहाँ पे ये देखो, आप देख सकते हैं कि ग्रोथ जो है therefore कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर। वाई वी कैन नॉट बी टेकन इट एज अ डिफाइनिंग फीचर? बिकॉज what is the characteristic of defining feature? If 100% living organisms show that feature and 0% non living show नहीं करते हैं वो अगर फीचर, तो वो डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। बट यहाँ पे तो कुछ लिविंग, ज़्यादातर ठीक है 100% कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो, बट कुछ परसेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ गए हैं जो ग्रोथ को शो कर रहे हैं। तो इसीलिए वी कैन नॉट से ग्रोथ इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अभी हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन फर्स्ट फीचर हमने कवर किया है ग्रोथ, सेकंड फीचर अभी हम कवर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने कि रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी की प्रोडक्शन पोजेसिंग अ फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। मतलब कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों ने ब्रीड किया और इनका फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो सन भी हो सकती है, वो डॉटर भी हो सकती है। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी की इन दोनों ने क्या किया है, प्रोडक्शन की है। प्रोजेनी आगे क्या की है, प्रोड्यूस हुई है। आगे प्रोजेनी प्रोड्यूस जो हुई है वो उनके जो कुछ फीचर्स जो है
वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर भी हो सकते हैं और कुछ फीचर्स ऐसे होएंगे जो नहीं सिमिलर होएंगे, मतलब वो प्रोजेनी जो है वो प्रोजेस्ट करेगी फीचर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि लेस सिमिलर क्यों, वाई लेस सिमिलर। इसके ना बहुत सारे रीजंस होते हैं कि लेस सिमिलर इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो बच्चा है, जब बच्चा जो है उसके एक स्टेज होती है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, जहाँ पे कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर होती है, या एक कंडीशन हम बोल सकते हैं म्यूटेशन। ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण सिमिलैरिटीज़ जो होती है वो हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा है वो लेस सिमिलर भी हो सकता है और बच्चा जो है कई बार कुछ केसेस में सिमिलैरिटी भी शो करता है, ठीक है। अब देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखना आप, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन दो वे से शो करता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनको सेकंड पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंगल पेरेंट ही, वो सिंगली, और कह सकते हैं हम सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस जब करता है, सिंगल पेरेंट कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट की ज़रूरत होती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 100% जो ऑफस्प्रिंग होगा यहाँ पे वो अपने पेरेंट जैसा होगा 100%, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल पेरेंट की नीड हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट की ही ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर, कोई म्यूटेशंस वगैरह इतनी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो 100% जो प्रोजेनी रहेगी, जो ऑफस्प्रिंग रहेगा, वो अपने पेरेंट जैसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। बट यहाँ पर 100% सिमिलैरिटी नहीं शो होती है, ठीक है। और इस कंडीशन में जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, इस कंडीशन में हम उनको क्लोन भी कहते हैं कि ये क्लोन है। जो प्रोजेनी है या जो ऑफस्प्रिंग है उनको हम क्लोन भी बोलते हैं, क्योंकि वो सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर शो करते हैं, कोई वेरिएशंस हमें देखने को नहीं मिलती, सेम सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए जो फंजाई है वो कैसे मल्टीप्लाई, वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, बाय स्पोर्स। तो फंजाई जो है वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन शो करती है। लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट एंड हाइड्रा है, ईस्ट एंड हाइड्रा ये बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि फंजाई जो है वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन शो करती है। हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गई, ये कैसे रिप्रोडक्शन शो करते हैं, थ्रू बडिंग। प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म्स, ये कैसे रिप्रोडक्शन शो करते हैं, प्लेनेरिया एंड दिस, इनमें शो होती है ट्रू रीजनरेशन, कि ये रीजनरेट कर लेते हैं। अगर आप इनको कहीं पे भी कट लगाओगे तो ये उसी पार्ट से रीजनरेट कर लेंगे, तो ये ट्रू रीजनरेशन शो करते हैं। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट द लोस्ट पार्ट्स ऑफ इट बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, यही लिखा हुआ है, ठीक है। एक है फंजाई, कुछ फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, प्रोटोनीमा स्टेज है मोसिस के अंदर। ये जो तीनों चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, एक तो फंजाई, एक फिलामेंटस एल्गे, एक प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, दे मल्टीप्लाई, दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फंजाई कैसे रिप्रोडक्शन शो कर रही है, थ्रू स्पोर्स, ईस्ट एंड हाइड्रा थ्रू बडिंग, ट्रू रीजनरेशन, प्लेनेरिया एंड फ्लैटवर्म्स। फंजाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, ऑल मल्टीप्लाई थ्रू फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सक्लूसिव इवेंट शो करते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। बट अगर हम वहीं पे कंसीडर करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उनकी सेल डिवीज़न होती है तो साथ में ही वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर जो ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है आर सेम, वी कैन से कि ये इंक्लूसिव है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है वो इंक्लूसिव है, बट वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव। ये याद रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गे एंड एमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद देयर ग्रोथ, ठीक है।
और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा बाय फिजन। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स, कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि म्यूल्स, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है, ये स्टेराइल होते हैं। वर्कर बीज क्या होती है? अगर आपने पढ़ा होगा तो जो बी होती है उसमें ना 3 ऐसी बी देखने को मिलती है। एक होती है क्वीन बी, ठीक है, फीमेल बी है जो फर्टाइल होती है। एक होती है ड्रोन बी, ये मेल है और ये भी जो है फर्टाइल होता है। और एक होती है वर्कर बीज। ये जो वर्कर बीज होती है ये सारी क्या होती है? स्टेराइल नेचर की होती है, ठीक है। तो जो वर्कर बीज हो गई, म्यूल्स हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, जिनको इस कंडीशन को हम इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है, ये ऑर्गेनिजम्स की जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो इन कंडीशंस को देख के आपको क्या पता लग रहा है? अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या हम रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमने डिफाइनिंग फीचर की कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ा था कि उसमें क्या लिखा हुआ था कि 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होना चाहिए। बट यहाँ पे तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें रिप्रोडक्शन देखने को ही नहीं मिल रही। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे देखते हैं। हैंस रिप्रोडक्शन क्या है? नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ भी जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिली कि वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हाँ, ये चीज़ सही है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नहीं रिप्रोडक्शन शो करते। बट यहाँ पे तो 100% हमें लिविंग कंडीशन के अंदर रिप्रोडक्शन देखनी थी ना, बट वो नहीं मिली हमें। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बोला है कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है वो हमारा है अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हम कवर करेंगे। मेटाबॉलिज्म को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हमें बोलेंगे कि एक सम है, इट इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम ही क्यों यूज़ किया टर्म, है ना। लिविंग सिस्टम में ये हम इसमें चाहे वो आपका एक सेल है, चाहे वो आपका टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, कुछ भी है, आपकी बॉडी में हर पार्ट में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमने ये लिविंग सिस्टम जो है ये टर्म इसलिए यूज़ की है डेफिनेशन में क्योंकि हर बॉडी के पार्ट में केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ये सम है टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। एंड और हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिकल रिएक्शंस होती है। थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमें नहीं पता कितनी रिएक्शंस हो रही है। थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिकल रिएक्शंस जो है बॉडी के अंदर होती है इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखिए, एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये 2 टर्म और देख लीजिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन, और एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या होता है? कैटाबॉलिक का मतलब है और एनाबॉलिक का क्या मतलब है? कैटाबॉलिक का मतलब है कि वो कन्वर्ट हो रही है। मतलब मान लीजिए आपकी बॉडी में जैसे मान लो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला यही है C6H12O6। अगर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिली है तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा CO2 + H2O + ATP, आपको एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम कहते हैं। तो क्या हो रहा है? ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसके अंदर कन्वर्जन हो रही है। एनाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें चीज़ें जुड़ती है, ठीक है। जैसे कि CO2 है + H2O है और हीट है, और विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये कन्वर्ट होता है C6H12O6। तो यहाँ पे क्या चीज़ हुआ? यहाँ पे कोई चीज़ बनी है, ठीक है बच्चों। तो ये है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन के बिटवीन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। सब क्या शो कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट नहीं कर रहा है ये प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म की। और ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है ये हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। क्या मतलब है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर दे जिसमें ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हम करवाना चाह रहे हैं वो इसमें भी हम करवा सकते हैं। मतलब आउटसाइड द बॉडी सेल हम जो है वो ये रिएक्शन करा सकते हैं। तो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी, और इस कंडीशन को हम इन विट्रो कह सकते हैं, है ना, इन विट्रो कंडीशन। तो वो बोल रहे हैं ये। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको?
तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा 100%, नॉन लिविंग में नहीं है तो 0%। कंडीशन प्रूफ होगी तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग फीचर है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देख सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल्स की किस बॉडी के अंदर जो सेल्स है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द बॉडी, वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है। ये तो है नहीं है कि कोई बॉडी ऐसी है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऐसी है कि जिसके अंदर वो सेल से बनी ही नहीं हो। कुछ एक सेल से भी बनते हैं, कुछ काफ़ी सारे सेल्स के मिलके भी बनते हैं, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डिफाइनिंग फीचर है ऑफ अ लिविंग फॉर्म। सेकंड जो लास्ट वन है आपका वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है सेंस करने की इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट को जो है अपनी सेंस करने की, और उस इन्वायरमेंट को सेंस करने के बाद रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है यहाँ पे कि कॉन्शियसनेस का मतलब है सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू दैट व्हाट यू आर सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है, ठीक है, हम प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई प्लांट है, बहुत गर्मी हो रही है और बहुत गर्मी होने के कारण पता है कि पानी का बहुत ज़्यादा लॉस होएगा, है ना, वाटर लॉस होएगा। तो वो क्या करता है, प्लांट ने अपनी इन्वायरमेंट को पहले तो सेंस किया, किस इन्वायरमेंट को सेंस करके उसने पता लगाया कि बहुत गर्मी हो रही है। फिर उसके थ्रू उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसको अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लिया, स्टोमेटा को क्लोज करके उसने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ये क्या शो कर रहा है, कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, ठीक है। तो और जो ये यहाँ तो ये जो स्टिमुलाई जो मिलता है, स्टिमुलस जो मिलता है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। अब हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेंस कर सकते हैं, थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। अपने सेंस ऑर्गन से हम सेंस करेंगे, फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लांट्स भी जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे कि लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर वही अभी बताया, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसने अपने स्टोमेटा क्लोज कर लिया, रिस्पॉन्ड किया उसने, ठीक है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स से लेके यूकैरियोट्स तक सेंस कर सकते हैं। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस रहती है। तो इसीलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब नॉन लिविंग में तो होएगी नहीं ये चीज़, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर है, और जो ह्यूमन बींग है वो खुद के बारे में अवेयर है। तो इसीलिए हम ह्यूमन बींग को कहते हैं कि वो सेल्फ कॉन्शियस है। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। एक ऑक्टोपस भी जो होता है ना वो भी सेल्फ कॉन्शियस होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो अभी तक हमने कितने डिफाइनिंग फीचर समझे हैं। सबसे पहले हमने ग्रोथ किया था, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन कॉन्शियसनेस। इसमें से इन दोनों को छोड़कर जो ये 3 फीचर है ये डिफाइनिंग कैटेगरी में आते हैं। डन।